कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। कुछ कार्यकर्ताओं से भी प्रियंका गांधी ने आज मुलाकात की। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है। प्रियंका के विदेश से लौटने से पहले पार्टी के दिल्ली मुख्यालय और लखनऊ के दफ्तर में उनके लिए एक कमरा तैयार कर लिया गया था। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका की जोड़ी बीजेपी के सामने चुनाव के दौरान अपनी चुनौती पेश करेंगी। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय जाने से पहले प्रियंका ने आज अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाना ठीक समझा। आज रॉबर्ट वाड्रा से उनकी इंग्लैंड की संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा की पेशी को लेकर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सब जानते हैं कि सच क्या है, दुनिया को पता है कि ये क्या हो रहा है। चलिए इस बारे में और ज्यादा डिटेल दे रही हैं हमारी संवाददाता पल्लवी घोष दिल्ली से। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया। आज ही के दिन उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की पूछताछ चल रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ही गाड़ी में बैठकर उनके साथ वहां पे उनको छोड़ने गई। उसके बाद वो 10 जनपद होते हुए कांग्रेस मुख्यालय में भी शामिल हुई और अपने कमरे में जाके उत्तर प्रदेश के कुछ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। सबसे बड़ा संदेश ये उन्होंने दिया कि मैं डरूंगी नहीं, मैं सक्रिय राजनीति में इसलिए आने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं जानती हूं मेरे पति को निशाना बना जाएगा। हम लोगों ने जब उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच बात है कि मेरे को और मेरे फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग मोदी के ऊपर सवाल पूछते हैं, बीजेपी को अटैक करते हैं और मैं अपने पति के साथ हूँ। और यही संदेश वो अपने कार्यकर्ताओं को भी देंगी जब वो उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू करेंगी। साथ ही साथ वो बीजेपी को, पूरा गांधी परिवार का भी संदेश है कि अब हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे और जो भी लीगल और पॉलिटिकल बैटल हो वो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पे ये आरोप लगा है इसलिए हम डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, वो बिल्कुल ही हम तैयार नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति शुरू करेगी और अपने कैंपेन भी शुरू करेगी, वो इसी बात पे जोर डालेगी कि क्योंकि हम उनसे लड़ रहे हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए मेरे और मेरे परिवार और मेरे पति को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें फिलहाल ताज़ा अपडेट यही कि रॉबर्ट वाड्रा से अभी पूछताछ जारी है। आज रात 8 बजे तक की पूछताछ चल सकती है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने इनकार किया अपनी संपत्तियों के बारे में जो इंग्लैंड में जो उनसे पूछताछ थी, लेकिन फिलहाल ये पूछताछ रात 8 बजे तक ईडी के दफ्तर में जारी रह सकती है। इधर इसके अलावा अब अपनी बात राहुल के साथ कांग्रेस पार्टी ने इसी नाम के साथ नया कैंपेन शुरू किया है। इसकी पहली कड़ी में राहुल गांधी दिल्ली में देश भर से बुलाए गए छात्रों के साथ डिनर उन्होंने किया। इस अभियान को आप प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जवाब मान सकते हैं। पहली मुलाकात में राहुल ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए 7 छात्र छात्राओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो अगले 4 महीने तक राम मंदिर को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेंगे, जबकि आरएसएस का कहना है कि चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा जरूरी है। आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर राम मंदिर फिर चुनावी मुद्दा बना तो क्या बीजेपी को फायदा होगा। आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं और जरूर जुड़िए रात 7:57 पर आवाज अड्डा में। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर आज देवास्वम बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में रिव्यू पिटीशन पर बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन उसके बाद त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड ने यू टर्न लिया और कहा कि सभी उम्र की महिलाओं की एंट्री को लेकर उसे कोई ऐतराज नहीं है। बोर्ड ने यह भी कहा कि अय्यप्पा के मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को पूजा करने का हक मिलना चाहिए। बोर्ड अब कह रहा है कि समाज को बदलने के लिए कदम उठाने की जरूरत है और महिलाओं को हर जगह बराबरी का हक मिलना चाहिए। जजमेंट हो जाने के बाद जब जजमेंट को और उसके तर्कों को वो बोर्ड ने पढ़ा, समझा, तो उसके बाद सचेत रूप से पूरा विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि उस फैसले का आदर किया जाए और उसको लागू किया जाए, क्योंकि वो फैसला जो है वो महिलाओं को पूजा के मामले में, वर्शिप के मामले में समानता, इक्वालिटी प्रदान करता है।
अब बात कर लेते हैं बाजार की, कहां नजरें टिकी हैं, और वो हैं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पे। कल दिन में 11:15 बजे क्रेडिट पॉलिसी जारी हो जाएगी। बाजार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से दरों में कटौती की आस लगाए बैठा, लेकिन क्या गवर्नर साहब दरें घटाएंगे? देश के अर्थशास्त्रियों की पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं? इस पर सीएनबीसी आवाज ने इकोनॉमिस्ट अलग अलग अर्थशास्त्रियों के बीच एक पोल कराया, जिसके नतीजे बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे। साथ ही इस पर और चर्चा के लिए बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वरुण से। वरुण, आपने जो पोल करवाया उसमें अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है? क्या कल दरें कम होगी या उसकी उम्मीद कम है? देखिए, सिर्फ भाषा बदलेगी, रेट कट नहीं होगा। हमारा पोल तो एटलीस्ट यही कहता है। काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट से हमने बात की और पहला सवाल उनसे हमने यही पूछा, क्या इस बार रेपो रेट कट होगा? तो 80% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि नहीं, रेट कट नहीं होने वाला है। केवल 20% थे जो कह रहे थे कि हाँ, रेट कट हो सकता है। तो हमारा अगला सवाल इन 20% पोल पार्टिसिपेंट्स से था कि अगर रेट कट होगा तो कितना होगा? तो इन 20 में से जो 100% थे वो कह रहे हैं कि केवल 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की रेट कट होगा। यानी कि ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि रेट कट नहीं होगा, और जो मान रहे हैं कि रेट कट होगा वो भी केवल 25 बेसिस पॉइंट के आसपास मान रहे हैं। उससे ज़्यादा रेट कट होना तो है ही नहीं। तो हमारा अगला सवाल था कि अगर चलो रेपो रेट कट नहीं होगा, लेकिन क्या सीआरआर और एसएलआर में रेट कटौती होगी? तो 100% जो पोल पार्टिसिपेंट्स है वो कहते हैं नहीं, यहाँ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यहाँ कोई भी कटौती नहीं आने वाली। यानी कि सीएलआर, एसएलआर, सीआरआर कट नहीं होने वाला है। हमारा अगला सवाल था, चलिए रेट कट तो कहीं आप देख नहीं रहे, तो क्या जो पॉलिसी स्टैंड था आरबीआई का वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से अब न्यूट्रल हो जाएगा? क्या वो अपना स्टैंड बदलेंगे? तो यहाँ इंटरेस्टिंग है, 100% पोल पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि हाँ, ये अपना जो पॉलिसी स्टैंड है वो बदलेंगे। यानी कि कल आपको जो पॉलिसी स्टैंड है आरबीआई का वो न्यूट्रल देखने मिलेगा। हमारा अगला सवाल था कि चलिए आप बोल रहे कि इस पॉलिसी में रेट कट नहीं होगा, लेकिन क्या पूरे साल में रेट कट देखने मिलेगा? तो हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स में से 60% यानी 60% का मानना है कि हाँ, 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट पूरे साल में हो सकता है। वहीं 40% का मानना है कि करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट पूरे साल में हो सकता है। यानी कि इस पॉलिसी में अगर रेट कट नहीं भी हुआ तो पूरे साल में रेट कट होने की पूरी गुंजाइश है। आखिरी सवाल हमारा था कि क्योंकि आपको याद होगा कि आरबीआई ने दिसंबर की पॉलिसी में जो जीडीपी एस्टिमेट्स दिए थे 2019 के, वो 7.4 थे। सीएसओ ने इसको कम करके 7.2 कर दिया था। तो हमने इनसे पूछा कि क्या आरबीआई अपने जीडीपी एस्टिमेट्स को रिवाइज करेगा, डाउनवर्ड रिवीजन यहाँ होगा? तो इंटरेस्टिंगली 80% पोल पार्टिसिपेंट्स ने कहा हाँ, यहाँ एक डाउनवर्ड रिवीजन हो सकता है जीडीपी एस्टिमेट्स में से। केवल 20% ऐसे थे कि जो कह रहे थे कि नहीं, शायद डाउनवर्ड रिवीजन नहीं होगा। तो हमारा जो पोल है, अगर आपको कुल मिला के देखें तो कल रेट कट नहीं होने वाला है, पॉलिसी स्टैंड बदलेगा। हालांकि पूरे साल में 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स को लगता है कि रिजर्व बैंक इस बार दरों में कटौती नहीं करेगा, लेकिन बाजार के ज्यादातर जानकारों का मानना है कि इस बार दरों में कटौती होती हुई नजर आएगी। आरबीआई की अब जो पॉलिसी आएगी उसमें रेट कट कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट तो निश्चित है। अब वो 50 बेसिस पॉइंट तो शायद ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो हम फिर से कम बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेजिम की तरफ तो नहीं है। कल मैंने देखा कि थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड में थोड़ा इजाफा हुआ 7-8 बेसिस पॉइंट का, लेकिन एक तरह से फियर है कि हो सकता है सरकार की बोरिंग बढ़ेगी, पर ओवरऑल हम इंटरेस्ट रेट की हाइक की तरफ तो नहीं है। और जो एक माहौल बन रहा था कि कम से कम 75 बेसिस पॉइंट जो अगले एक साल में इंटरेस्ट रेट में हाइक हो सकती है यूएस फेड को देखते हुए हमारे इंडियन मार्केट में, वो चीज़ अब नहीं जाएगी। अहेड ऑफ द इलेक्शंस और जिस तरह से प्राइसेस सॉफ्ट हो गए हैं, एक 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस समय उसी तरह का एक बड़ा पुश इज रिक्वायर्ड टू गिव अ स्टिमुलस टू द इकोनॉमी, टू द क्रेडिट ग्रोथ, और जो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए सो 50 बेसिस पॉइंट एक वेरी मच पॉसिबिलिटी लग रहा है। तो बाजार उम्मीद कर रहा है कि दरों में कटौती होगी, लेकिन आवाज के पोल में 80% इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि कल किसी तरह की कटौती नहीं होगी। चलिए इसी को समझते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या हमारे साथ है। प्रदीप, तो अलग अलग राय है, इकोनॉमिस्ट का मानना नहीं होगी, लेकिन बाजार के जानकार कह रहे हैं कटौती हो सकती है। आपका क्या कहना है, कैसे समझा जाए? देखिए, ये इकोनॉमिस्ट जो अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि रेट नहीं बदलेंगे, वो भी कहीं ना कहीं अगर आप उनसे बात कीजिए तो उनके दिल में कहीं ये है कि शायद एक रेट कट हो भी सकता है, एक सरप्राइज आ सकता है, क्योंकि नए गवर्नर साहब हैं
और देखिए स्टैंस बदलने वाली जो बात है वो तो पिछले पॉलिसी में ही हो जानी चाहिए थी, इसलिए नहीं हुई क्योंकि 2 महीने पहले ही स्टैंस हमने हॉकिश किया था, यानी कैलिब्रेटेड टाइटनिंग किया था न्यूट्रल से बदल के, तो तुरंत कैसे बदले। और दूसरे कि उर्जित पटेल साहब को पता था कि वो तो इस्तीफा देने ही वाले हैं, वो तैयार थे, हमें नहीं पता था लेकिन उनको मालूम था, तो इसलिए उन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया। तो ये तो अधूरा काम है जो शक्तिकांता दास पूरा करेंगे ही, लेकिन इस समय इशारे से काम चल नहीं रहा है। पिछले पॉलिसी में देखिए SLR कट हुआ था और पूरी तरह से पॉलिसी के कमेंट्री में ये साफ था कि अगला कदम अब रेट कट की तरफ होने ही वाला है, स्टैंस बदलने की तरफ होने ही वाला है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है, इस दौरान RBI ने OMOs किए हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन किए हैं, बाजार से बॉन्ड खरीद के नकदी डाली है, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड काफी घट गए, करीब 3/4% के आसपास। तो उससे कुछ बड़ी कंपनियों और बड़े बैंकों को तो पैसा सस्ता मिल रहा है, लेकिन आप NBFCs को पूछिए, पिछले क्वार्टर में उनकी कम से कम 0.5% से उनके ब्याज की कॉस्ट बढ़ गई है, और जो NBFCs दिक्कत में है उनकी और ज़्यादा बढ़ गई है। हमने कुछ SMEs MSMEs से बात की तो हमें यह शिकायत मिली कि 1%, 2% और सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली कहूँगा मैं, कुछ मामलों में लोगों ने बताया कि 2.5 से 3% ज़्यादा रेट उन्हें देना पड़ा है पिछले 3 महीनों के दौरान। तो ये जो पूरे सिस्टम में नकदी की एक कमी है, NBFCs फ्रीज हो गए हैं, इसको देखते हुए लोगों की EMI बढ़ गई है, तो अब इशारों से काम चलेगा नहीं। अगर नए गवर्नर को एक साफ संकेत देना है कि सरकार ने जो ग्रोथ को पुश दिया है, RBI भी उनके साथ खड़ा है, और एक बिल्कुल क्लियर गाइडेंस बैंक्स के सामने आना चाहिए जो कल तक भी अपने कर्ज के रेट बढ़ा रहे हैं, उनको एक क्लियर संकेत मिलना चाहिए, एक CRR कट या एक रेट कट के तौर पे। ये बात इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स हमें कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शायद हो सकती है। हालांकि अगर आप अपने बने बनाए मॉडल पर देखेंगे तो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप RBI में हो रहे बदलावों के नज़रिए से देखेंगे तो एक रेट कट या CRR कट आने की अपेक्षा की जा रही है। और देखिए ऐसे भी कमेटी में एक वोट तो पक्का है, वो है प्रोफेसर ढोलकिया का, वो तो रेट कट के फेवर में वोट करेंगे ही, कोई और करे या ना करे। अब गवर्नर साहब भी उनका साथ दे दें तो हो सकता है कि एक और मेंबर आ जाए और फिर मूड बन जाए कट का। केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री ने ग्रोथ बढ़ाने वाले कई कदम उठाए हैं, तो क्या RBI भी रेट घटाकर उनका साथ देगा? नए RBI गवर्नर शक्तिकांता दास के आने के बाद RBI ने कई मामलों में अपना रुख बदला है, तो क्या ब्याज दरों पर भी RBI का रुख नरम पड़ेगा? देखिए RBI की क्रेडिट पॉलिसी का पूरा कवरेज बदले हुए समय 11:15 बजे 7 फरवरी को सिर्फ CNBC आवाज पर। तो रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी से एक दिन पहले बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने 1 अक्टूबर के बाद आज फिर 11,000 का स्तर पार किया है। सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा मजबूत हुआ और इंट्राडे में 37,000 के पार भी निकला था। बैंक निफ्टी भी 0.5% चढ़ा है, लेकिन खास बात रही कि कई दिनों की बिकवाली के बाद मिड कैप इंडेक्स में अच्छी रिकवरी आई और ये भी हरे निशान पर बंद हुआ। आज निफ्टी की 3 कंपनियों ने तिमाही नतीजे पेश किए हैं। अदानी पोर्ट्स के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। तीसरी तिमाही में मुनाफा 42% बढ़कर 1,410 करोड़ रुपए रहा है। वहीं आय 5% की बढ़त के साथ 1,824 करोड़ रुपए रही है। वहीं मार्जिन में सुधार देखने को मिला है, जो 73.2 यानी 73.2% से बढ़कर 78.3% पर रहे हैं। सिप्ला के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा 401 करोड़ रुपए से घटकर 332 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन कंसोलिडेटेड आय 3,914 करोड़ से बढ़कर 4,078 करोड़ रुपए रही है। मार्जिन 17.6% रहे हैं, जबकि पिछले दिसंबर तिमाही में ये 20.9% थे। तीसरी तिमाही में JSW स्टील को 1,624 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा हुआ है, यानी करीब 7.5% की गिरावट आई है और कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 11% की बढ़त के साथ 20,318 करोड़ रुपए पर रही है। दिसंबर तिमाही में एबिटा मार्जिन 22.2% रहा है, जो अनुमान से बेहतर है। इधर किसानों को बढ़ा हुआ MSP देने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार जल्दी दिल्ली में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP तय कर सकती है। इसके लिए सरकार ने सभी पक्षों की राय मांगी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता असीम मनचंदा के पास। जी असीम, क्या डिटेल्स हैं? देखिए 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। अपनी रिपोर्ट में स्वामीनाथन आयोग ने ये कहा था कि किसानों को लागत के ऊपर 50% प्रॉफिट जो है मिलना चाहिए। अभी तक इसको किसी भी सरकार ने लागू जो है वो नहीं किया है। दिल्ली सरकार इसको पहली बार लागू करने की तैयारी जो है वो कर रही है। इसके लिए उसने कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए दिल्ली सरकार ने सभी लोगों से इसके ऊपर सुझाव जो है वो मांगे कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं। आप अपने सुझाव जो है हमें भेज सकते हैं। खासतौर पर कि यह पहला मौका होगा या दिल्ली पहला राज्य होगा जो कि इसको लागू करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। लेकिन
जानकार ये मानते हैं कि इससे कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार का अपना दावा है कि दिल्ली में 20,000 के आसपास किसान है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इससे भी कम किसान है जिसको कि फायदा जो है वो पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं जानकार ये कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू कर दी, अब आप इसको लागू जो कीजिए। तो जानकार इसको एक पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट जो है वो बता रहे हैं। जी शुक्रिया सी। फेक न्यूज और भड़काऊ पोस्ट जैसी सोशल मीडिया की बुराइयों पर नकेल कसने के लिए आईटी एक्ट में बड़े बदलाव होंगे। सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उस पर अब चुनाव ने भी अपनी राय दे दी है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं असीम। चुनाव आयोग ने क्या कहा है इस पर और आईटी एक्ट में अब क्या बदलाव हो सकते हैं असीम? देखिए, सरकार जो है फेक न्यूज़ पर रोक लगाने के लिए आईटी इंटरमीडिएट रूल जो है वो लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उसने सभी पक्षों से राय जो है वो मांगी थी। इसके लिए एक ड्राफ्ट जो है वो जारी किया गया था। सभी पक्षों ने अपनी राय जो है वो दे दी है। खासतौर पे कि इसमें चुनाव आयोग जो है उसके राय दी है, विप्रो ने राय दी है, नेस्कॉम ने राय दी है, CII, फिक्की, COI, इन सब ने अपनी राय जो है वो दी है। लेकिन खासतौर पर कि जो चुनाव आयोग है उसने साफ तौर पर जो IT मंत्रालय है उससे कहा है कि जब भी आप इसमें बदलाव करें तो इस बात का ध्यान जो है वो रखा जाए कि जो अगर कोई भी सोशल मीडिया कंपनी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करती है, किसी फेक न्यूज़ से ऐसा कुछ एक्शन लेती है जिससे कि चुनाव प्रभावित हो, तो उसमें चुनाव आयोग के दायरे में जो आना चाहिए, चुनाव आयोग उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो कर सके। हालांकि सरकार ये भी ड्राफ्ट कमेंट्स है, इस पर सरकार ने सभी पक्षों की राय काउंटर कमेंट्स के ऊपर सभी लोगों से इस पर काउंटर कमेंट जो है वो मांगे हैं। 14 जनवरी तक काउंटर कमेंट जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद आसानी से सरकार जो है सोशल मीडिया कंपनियों पर कंट्रोल जो है वो कर पाएगी। सोशल मीडिया कंपनियों को खासतौर पर कि जो फेसबुक है, ट्विटर है, ID है, व्हाट्सएप है, इनको सरकार के जो नए नियम कानून जो है वो मानने पड़ेंगे। उनको 50 लाख यूज़र से ज़्यादा अगर वो होते हैं तो उनको भारत में कंपनी जो है वो बनानी पड़ेगी। 72 घंटे के अंदर रिक्वेस्ट जो है वो करना पड़ेगा। 72 घंटे के अंदर कोई भी अगर सरकार रिक्वेस्ट करती है तो उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। अपने ग्रीवियंस ऑफिसर की नियुक्ति जो है वो करनी पड़ेगी। तो इस तरह के सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसमें चुनाव आयोग ने भी इसमें कहा है कि हमको जो है ज़्यादा अधिकार चाहिए ताकि हम जो सोशल मीडिया कंपनियों पर कार्रवाई कर सकें अगर वो चुनाव को प्रभावित करती है तो। चलिए, तो यहाँ पर यह है कि सोशल मीडिया को लेकर चुनाव आयोग और सरकार दोनों ही थोड़ा सख्त नज़र आ रहे हैं और देखते हैं कि जो नया नीति आएगी उसमें क्या होता है, कितनी सख्ती होती है। हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपका DTH ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर नए सिस्टम की वजह से आपका टीवी ब्लैकआउट करता है तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। TRAI चेयरमैन RS शर्मा ने कहा है कि नए सिस्टम का केंद्र बिंदु कंज्यूमर है, उसे दिक्कत न होने दी जाए। TRAI ने कहा है कि टीवी चैनल सब्सक्रिप्शन का नया सिस्टम पहले के मुकाबले सस्ता है। TRAI चेयरमैन ने यह भी बताया कि ऐसी शिकायत मिली है कि प्लेटफॉर्म ऑपरेटर फ्री टू एयर चैनल्स नहीं दे रहे हैं। ये ट्राई के नियमों का उल्लंघन है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। Some people had complained that on various platforms, platforms were not offering the freedom of choice to the consumer insofar as the first initial 100 channels were concerned. We have directed that every platform operator will ensure, because consumer has the final choice. It is ultimately the whole framework, the consumer is at the center of the universe. गुजरात के लोगों के लिए खुशखबरी। अब गुजरात में 24 घंटे शॉपिंग की जा सकती है। कुछ नियम और शर्तों के साथ सरकार ने 24 घंटे दुकानें खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज ये ऐलान किया। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन्स की, तो ओप्पो ने अपनी K सीरीज का पहला स्मार्टफोन आज लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने ओप्पो K1 सीरीज फोन को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ उतारा है। ओप्पो K1 में कंपनी ने 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। भारत में फ़ोन सिर्फ 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ आएगा। ओप्पो K1 आपको 2 कलर पियानो ब्लैक और एक्स्ट्रल ब्लू में मिलेगा। फ़ोन की कीमत 16,990 रुपये से शुरू है। इस स्मार्टफोन को आप 12 फरवरी से फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं। और मोबाइल के बाद कार की बात। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की ग्रोथ को देखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा 14 फरवरी को अपनी XUV 300 को लॉन्च करने वाली है। क्या खूबियां हैं इस गाड़ी में, ये बता रही हैं हमारी संवाददाता मुक्ता मिश्रा, और ये एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव इस लॉन्च से पहले खास आपके लिए। M&M फाइनली एंटर कर रही है कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर सेगमेंट में, लेकर आने वाली है XUV 300 या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जिसे आप सैंगयोंग टिवोली के नाम से जानते हैं।
लेकिन कंपनी ने टिवोली में भारतीय खरीदार और यहाँ सड़कों को ध्यान में रखकर कई बदलाव किए हैं। इसी वजह से साइज के मामले में भी टिवोली से ये गाड़ी थोड़ी छोटी है, लेकिन इंटीरियर में ज्यादा स्पेस मिले इसके लिए इसका व्हील बेस 2600 मिलीमीटर है। लुक के लिहाज से XUV 500 की तरह ये दिखती है क्योंकि उसी डिजाइन थीम पर इसे बनाया गया है। इस गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं है, जैसे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर, सनरूफ, 7 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्ट स्टीयरिंग सिस्टम और चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स। सेफ्टी के लिए ABS EBD के साथ 7 एयरबैग्स मिलते हैं। XUV 300 आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिल रही है। पेट्रोल वाली XUV 300 में 1.2 लीटर का इंजन है जो 17 किलोमीटर की माइलेज देता है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 1.5 लीटर का इंजन है जो टेस्ट कंडीशन में 20 किलोमीटर की माइलेज देता है और दोनों ही वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल गियर्स हैं। हम 1.5 लीटर डीजल चला रहे हैं, इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। ये गाड़ी आपको सिर्फ फिलहाल मैनुअल में मिलेगी और इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में टिवोली में 4 व्हील ड्राइव है, लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए महिंद्रा सिर्फ 2 व्हील ड्राइव लेकर आ रही है XUV के साथ। इसका सीधा मुकाबला मारुति विटारा ब्रेजा और फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ियों से है। माना ये जा रहा है कि इसकी कीमत 8 से 12 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इस गाड़ी की पूरी टेस्ट ड्राइव देखिए इस वीकेंड आवाज ओवरड्राइव पर इन वक्त पर। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।